सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर जो कि पॉलिटी का चैप्टर सेकंड है और उसका नाम क्या है, फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के बारे में हम आज पढ़ेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री सच एज स्टेट्स इन अ वे दैट ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। अभी देखो ये क्या बोल रहा है कि फेडरलिज्म क्या होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम पावर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एक सेंट्रल अथॉरिटी एंड अलग कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स के बीच में। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स क्या हो गया, हमारा स्टेट्स हो गया। इंडिया में कितने स्टेट्स है, 28 है ना। तो सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है, कुछ पावर देती है स्टेट को ताकि तुम इस पे लॉ बनाओ, तुम इस पे काम करो, जो भी है डिमांड्स है पर्टिकुलर डैट सेक्शन ऑफ पीपल जो तुम्हारे स्टेट में रह रहे हैं उनको पूरी करो। अभी देखो उसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा नेशनल डिफेंस आता है, किसके अंदर आता है, फेडरल के अंदर आता है। करेंसी हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया, ये कौन देखती है, हमारी सेंट्रल अथॉरिटी देखती है, करेक्ट। स्टेट के अंदर क्या हो गया आपका, एजुकेशन हो गया, लोकल लॉ हो गया एंड हेल्थ सर्विसेज हो गया। अभी देखो एजुकेशन आप देखोगे, गौर करोगे, आप न्यूज़ सुनते हो या नहीं सुनते हो, रील्स वगैरह देखते हो, या फिर ये तो खैर कॉमन चीज़ें हैं, आपको कहीं भी सुनने को मिल जाएगी कि भाई अलग अलग जो स्टेट होते हैं वहाँ पे जो एजुकेशन का क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग अलग है ना। केरला की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो शायद बेटर है बहुत अदर स्टेट से, लाइक बिहार, झारखंड, जो भी है। तो यहाँ के एजुकेशन क्वालिटी मैटर करता है, तो ये कौन इस पे लॉ बनाता है, ये स्टेट बनाता है। दूसरा हो गया हमारा लोकल लॉ इन्फोर्समेंट, दूसरा। फिर हो गया हमारा कि हेल्थ सर्विसेज। अब हेल्थ सर्विसेज पे भी आप बात करोगे कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग सुनने या देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। So India is a federal country because its constitution provides for a division of powers between the union government, state governments and the local government। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था जब हम पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे कि भाई अलग अलग लेवल पे हम पावर को शेयर करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए इंडिया को हम क्या बोलते हैं, फेडरल कंट्री बोलते हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और फिर हमारा हो गया लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़। अब देखो हम देखते हैं कि की फीचर्स क्या हैं, क्या क्या हैं फेडरलिज्म के, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म, कुछ तो ऐसा फ़ायदा दे रहा होगा तभी तो इम्पॉर्टेंट है ना। सो एक तो 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, अगर हाँ तो 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो अलग अलग पावर है, तो कोई मिसयूज भी नहीं करेगा, है ना, पहला। फिर डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन हुआ है, और इस तरीके से डिवीजन हुआ है कि अगर मान लो जो भी पावर स्टेट को दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि सेंट्रल से बेटर स्टेट उसको समझेगा, उस सब्जेक्ट को समझेगा, उस पर लॉज बनाएगा एंड वहाँ के लोगों के लिए काम करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर फेडरल पावर्स के लिए भी वही ध्यान रखा गया है, जैसे मान लो डिफेंस हो गया, अब डिफेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बनाना चाहिए, करेक्ट। फिर आपका हो गया करेंसी। अब करेंसी सिर्फ वैसा तो है नहीं कि हमारे कंट्री से रिलेटेड होता है, ये फॉरेन कंट्री से भी रिलेटेड होता है, ये ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा किसको बनाना चाहिए, हमारा सेंट्रल अथॉरिटी को ही इसको देखना चाहिए। फिर डिफेंस हो गया या करेंसी हो गया, ये सब जो भी है कौन देखेगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, फेडरलिज्म के बारे में लिखा हुआ है। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो किसको देना है, कौन सा सब्जेक्ट किसके अंडर अंडर आता है, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाता है। क्यों बनाता है सुप्रीम, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट डिसाइडेड किए गए हैं कि भाई कौन सी अथॉरिटी इस सब्जेक्ट को संभालेगी, और उस हिसाब से पावर दिया गया है। फिर हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, जुडिशियरी का कोई लेना देना नहीं है लॉ बनाने वाले लोगों से, है ना। अगर जुडिशियरी को लगता है कि ये लॉ गलत है तो उस पर एक्शन ले सकती है ना, तो आप जुडिशियरी के पास जा सकते हो। प्लस आप देखो जुडिशियरी में भी 3 लेवल होते हैं, है ना, 3 लेवल होते हैं, जैसे हो गया लोकल जुडिशरी हो गया आपका, स्टेट जुडिशरी हो गया आपका, एंड सेंट्रल जुडिशरी हो गया आपका, यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया। अगर आप लोकली डिस्प्यूट में, लोकली किसी से आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो आप किसके पास जाओगे, लोकल कोर्ट्स में जाओगे, कंप्लेन करोगे। अगर लोकल कोर्ट्स में जो भी डिसीजन देती है उससे आप खुश नहीं हो तो फिर आप किसके पास जाओगे, हाई कोर्ट के पास जाओगे। अब हाई कोर्ट भी आपको जो डिसीजन दे रही है उससे भी आप खुश नहीं हो तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है जहां आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो ये भी एक है। और दूसरा है हमारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी।
सेंट्रल रेवेन्यू एंड स्टेट रेवेन्यू। स्टेट रेवेन्यू का मतलब ये हो गया जो भी स्टेट के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं उससे अगर रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब टैक्स वगैरह जो भी पैसे आते हैं वो स्टेट अपने स्टेट डेवलपमेंट में लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट। और फिर क्या हो गया सेंट्रल रेवेन्यू में, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है जो भी उनके पास सब्जेक्ट है उससे टैक्सेस आते हैं तो उन टैक्सेस का क्या करती है वो सेंट्रल डेवलपमेंट में लगाती है। अभी देखो, सो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। हमने जब पावर शेयरिंग पढ़ा था तो हमने 3 टाइप्स के ऑर्गन्स देखे थे गवर्नमेंट के। पहला क्या था हमारा, लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था एंड जुडिशियरी था, है ना, हमने ये देखा था। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रहा है, तो वो 3 टाइप्स के होते हैं, है ना, 3 लिस्ट में डिवाइडेड होता है। जो पहला हो गया आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होता है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं उसके अंडर आते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, हमारा फॉरेन मिनिस्टर हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवेज हो गया एंड करेंसी हो गया। सो ओनली द यूनियन गवर्नमेंट्स कैन मेक द लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी लॉ बनाना हुआ, मान लो कोई डिफेंस में है, आपके फैमिली में भी होंगे डिफेंस में है, तो उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ इनकम रिलेटेड हो गया वो किस तरीके से वर्क करेगा, जो भी लॉ बनता है वो कौन बनाता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। स्टेट लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारा पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, ट्रेड विद इन द स्टेट, जो भी ट्रेड होता है स्टेट के अंदर वो कौन देखता है, हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, उस पर कौन लॉ बनाता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। फिर आता है थर्ड जो कि है कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होता है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस एंड मैरिज। अभी सपोज कि कोई ऐसा लॉ जिसमें दोनों गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो भी वो लॉ बनाएगा वो लागू किया जाएगा, ठीक है। फिर ये है अब आता है हमारा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब आप बोलो कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होता है, तो ये तीनों लिस्ट के बाहर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारा आता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में। जैसे साइबर लॉ हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, ये तीनों के अंदर नहीं आते हैं। सो जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भाई जो भी इन तीनों लिस्ट में नहीं आएगा उसको अथॉरिटी किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। अब देखो हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब इंडिया में प्रैक्टिस कैसे किया जाते हैं, अभी आपने सुना होगा लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स हैं, है ना, जैसे मान लो आप आंध्रा है, आंध्रा में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है, कर्नाटका में कन्नड़ बोला जाता है, आप मुझे बताना, और तमिल कहाँ बोला जाता है, तमिलनाडु में बोला जाता है, ये तो आप तुरंत बता देते हैं। आप मुझे बाकी लैंग्वेजेस के बारे में बताना कि कौन सा स्टेट में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है। सो दिस मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर एंड strengthened द नेशनल यूनिटी। तो ये क्या करता है, ईजियर बनाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ देता है। तो चलो यहाँ के जितने भी लोग हैं लैंग्वेज के बेसिस पे बटे हुए हैं या कल्चर के बेसिस पे बटे हुए अलग अलग हैं, लेकिन क्या करते हैं एक यूनिटी बनाकर हमारे कंट्री में रहते हैं, है ना। तो ये इसलिए फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है इंडिया का कि यहाँ पे कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी को ऑफिशियल माना जाता है एंड 21 अदर लैंग्वेज भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप मुझे 21 में से 5 लैंग्वेजेस बताना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये आपका टास्क रहा आज का। सो स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, अलग अलग स्टेट के अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं, जैसे उड़ीसा के उड़िया हो गया, आसाम का आसामी हो गया, तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट के अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, पावर्स आर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हमारा जो पावर है वो 2 में डिवाइडेड है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में। द सेंटर एंड द स्टेट रिस्पेक्ट ईच अदर्स अथॉरिटी, और दोनों एक दूसरे के पावर को, जो भी अथॉरिटी दिया गया है दोनों को, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर का एग्जांपल ले लो, है ना, आप बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, तो जो भी है बड़े को ज़्यादा पावर दिया जाता है लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड छोटे वाले को कम पावर दिया जाता है लाइक स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा अगर और भी छोटा हुआ तो वो आपका आ जाएगा लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आप कौन से हो, आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हो, लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हो। सो अब हम देखते हैं ये टॉपिक्स। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पावर इज शेयर्ड विद द लोकल गवर्नमेंट लाइक पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज, सो दिस ब्रिंग्स द गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पावर का,
जिसमें पावर किसको दिया गया, लोकल गवर्नमेंट्स को भी कुछ पावर दिया गया, जिसके अंदर क्या लाया गया, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ को लाया गया। अब ये क्यों किया गया, ताकि जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, वहाँ उनके डिमांड्स को, है ना, उनके डिमांड्स को अच्छे से समझा जा सके, है ना, उनके नज़दीक जाया जा सके। अब देखो कुछ लोग माइनॉरिटीज़ होते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, अलग अलग सेक्शन के, रिलीजन के लोग होते हैं, तो उनके डिमांड्स को समझा जा सके, पर्टिकुलर चीज़ों को समझा जा सके। सो इसलिए हमारे लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। अब डिसेंट्रलाइजेशन एंड द 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब उसमें मेंशन किया गया है हमारे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में, है ना, जो कि क्या हमारा पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है। अब क्या किया गया है, उसमें क्या मेंशन किया गया है कि भाई रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स का, है ना, ये मैंडेटरी है। फिर सीट्स रिजर्व करो, किसके किसके लिए, SC ST OBCs के लिए, और 1/3 किसके लिए, वोमेन के लिए। तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट सीट रिजर्वेशन से। पहला पॉइंट हो गया कि भाई इलेक्शन लगातार होना चाहिए, मतलब ये एक कंटिन्यू वे में होना चाहिए, मान लो 5 साल पे एक इलेक्शन होना चाहिए, ताकि सही का चुनाव करे और वहाँ के लोगों का सही से डेवलपमेंट हो। फिर आपका हो गया, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द लोकल बॉडी इलेक्शन। अब कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। ये हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर द पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज़। ये भी मेंशन किया गया कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ पावर किसको देगा, लोकल गवर्नमेंट को देगा, और रेवेन्यू भी देगा, ताकि लोकल पीपल का सही से डेवलपमेंट हो सके, है ना, उनके डिमांड्स को सही से पूरा किया जा सके, जो भी उन लोकल एरिया की जो भी कमी है उसको ख़त्म किया जा सके। अब लोकल गवर्नमेंट में हो गया आपका, रूरल एरिया में क्या क्या आता है आपका, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, ये 3 हो गया। अर्बन में क्या हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया एंड म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया। थैंक यू। तो ये आप बताना मुझे कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये एक तरीके का सपोर्ट है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप जितना सपोर्ट करोगे मैं आपके लिए उतना ही अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।